चैप्टर नंबर 7 द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बेसिकली हमारा एक इंडियन लॉ है। ये फर्स्ट इंडियन लॉ है जो कि ह्यूमन राइट्स को स्पेसिफिकली यहाँ पे गवर्न करता है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर हमारा बेसिकली है, ये चैप्टर का एक अच्छा खासा जो पोर्शन है वो यहाँ पे केस लॉस के ऊपर में ही बेस्ड है। ठीक है, अ वेरी गुड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन केस लॉस। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि हम मतलब इतने सारे केस लॉस को यहाँ पे याद रखें। तो अगर मैं बेसिकली यहाँ पे बोलूँ तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये उन सारे इनमें जो है सभी के सभी यहाँ पे केस लॉज ही हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये जुडिशियरी और ह्यूमन राइट्स इन दोनों के बीच का जो एक्टिविज्म या फिर जो रिलेशन है ये उसको गवर्न करता है। यानी कि इंडियन जुडिशियरी ने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या काम किया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट वगैरह जितने भी हाई कोर्ट्स वगैरह हैं उन्होंने यहाँ पे क्या क्या काम किया है। अब अगर मैं बेसिकली बताऊँ तो किसी भी कोर्ट का कोई अपना तो ये रूल बुक नहीं होता है, तो इसी वजह से जितने भी कोर्ट्स होते हैं वो अपना जजमेंट देते हैं एंड वही जजमेंट हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। अब ये जो आंसर है ये इतना ज़्यादा लंबा आंसर है कि इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल कि इसमें से हर एक केस लॉ को याद रखा जाए, और वो भी एकदम सही से सही। क्योंकि अगर साइकोलॉजिकली भी हम लोग सोचे या फिर एक रीज़नेबल तरीके का भी अगर हम लोग यहाँ पे ये देते हैं तो भी एक आदमी एक एग्ज़ाम के लिए 5 या 6 केस लॉ से ज़्यादा वो याद नहीं कर सकता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आई वुड से कि ये जो पहले के 4 क्वेश्चंस हैं, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो उसको नहीं करना। नॉट बीइंग मतलब रीज़न ये नहीं मैं दे रहा हूँ कि मतलब मत करो, वाई बिकॉज ये है यहाँ पे बहुत लंबा आंसर है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जो आंसर है यहाँ पे ये ऐसा आंसर है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केस लॉज ही दिए गए हैं, और ये केस लॉज होने के कारण इसको याद करना नामुमकिन है। ये मैं लिख करके दे रहा हूँ। कोई भी आदमी अगर इसको याद करने की कोशिश करता है तो ही विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर दिस एट ऑल। वाई? बिकॉज ये याद रख पाना सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सिर्फ इसी चैप्टर के ऊपर में हमें केस लॉज वगैरह याद करना हो। बट और भी चैप्टर्स हैं जहाँ पे केस लॉज हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये क्वेश्चन का पूरा एकदम याद रख पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका आंसर बहुत लंबा है। एंड अगर मैं और अच्छे तरीके से कहूँ तो इसका आंसर इनकम्प्लीट है। काफ़ी लोगों ने मुझे जो है यहाँ पे एक बात बताया है, वो ये है कि ये जो इसमें जो 3 चीज़ें दी गई है, ये जो स्पेसिफिक वाला जो पोर्शन यहाँ पे है ये यहाँ पे नहीं दिया गया, तो इसको मैं बाद में जोड़ूंगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये आंसर करने का ज़रूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा तो ज़रूर, बट हम लोग लास्ट में इसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अब अगर बात करते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के बारे में। अब ये जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है ये है क्या, तो ये एक इंडियन लेजिस्लेशन है। ये एक इंडियन लेजिस्लेशन है, और ये जो लेजिस्लेशन है ये पहली बार इंडिया में एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन बनाया गया था जो कि आदमी के ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे गवर्न करता हो। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम a law specifically dedicated to human rights was established in India. So discuss the scope and ambit of Protection of Human Rights Act of 1993, discuss its important features relating to the protection of women। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर से बनते हैं। वो सारे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सब इसमें उतना खास नहीं बनता है। ठीक है, तो ये जो मेन हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे दिख रहा है। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्कोप एंड एम्बिट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, तो अगर मैं इसमें बात करूँ सो Originally it was provided in section 1 clause 2 of the act that this act applies to the whole of India, and in the case of Jammu and Kashmir it applies to the union list and concurrent list only. However, this proviso has been omitted by act। मतलब बेसिकली पहले जो ये था ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता था, लेकिन अगर हम इसकी यहाँ पे बात करते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर था उसमें थोड़ा सा मतलब ये अप्लाई नहीं होता था वैसा नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन दिया गया था। मतलब कुछ एरियाज़ में इसको अप्लाई नहीं किया जा रहा था, बट एज ऑफ नाउ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर में अप्लाई होता है।
ठीक है। अब अगर बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला फीचर जो होगा वो तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ही होगा। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या फिर जो प्राइमरी इसका एम है वो है कि ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना। जैसा ह्यूमन राइट्स हम नॉर्मली किसी भी लॉ, किसी इंटरनेशनल लॉ के तहत यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में, मतलब इंडिया के अंदर में उन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना वो इसका पहला काम है। फिर चेक्स ऑन स्टेट पावर, द एक्ट एम्स टू प्रिवेंट अब्यूजेस ऑफ पावर बाय स्टेट बॉडीज एंड एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी फॉर एनी वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमिटेड बाय देम। मतलब बेसिकली ये भी जो है यहाँ पे जो स्टेट का पावर है वो उसको चेक करता है, मतलब कोई भी स्टेट यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को अप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर यहाँ पे वो अगर कर भी रही है तो किस तरीके से कर रही है, ये वो यहाँ पे चेक करता है। और अगर वो कोई वायलेशन वगैरह है तो उसको वो यहाँ पे ठीक करता है। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस, ये अलग नेशनल लेवल पे भी और यहाँ पे स्टेट लेवल पे भी ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश करने की यहाँ पे वो बात करता है जो कि ह्यूमन राइट्स को देखेंगे। और हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं, मतलब बहुत सारे वेब सीरीज़ में हमने देखा होगा कि अरे यार ह्यूमन राइट्स वालों से कौन यहाँ पे पंगा ले। ये जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं ये कौन हैं? ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले ही लोग हैं। फिर रेमेडीज़ फॉर वायलेशन, अब अगर कोई आदमी यहाँ पे एक्ट को वायलेट कर देता है या फिर उसका अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो उस केस में वो, मतलब उसको क्या यहाँ पे रेमेडी मिलेगा। फिर ह्यूमन राइट्स कोर्ट, मतलब अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, वो ये है कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए स्पेसिफिक कोर्ट्स को बनाने का यहाँ पे वो बात करता है। और ये जो कोर्ट्स हैं, ये कोर्ट्स अलग से सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट्स के ही यहाँ पे ये मैटर्स को डील करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ पे बात किया जाए तो इस एक्ट के बहुत ज़्यादा फीचर्स तो नहीं है कि जो कि ऑब्वियस बात नहीं होगा, बट मेनली फीचर तो यही है कि इट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इसका फीचर है कि ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। फिर चेक्स स्टेट का पावर को वो चेक करता है, और अगर वो पावर अब्यूज़ हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में रेमेडीज़ वगैरह ये देता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन को के बारे में यहाँ पे बात की गई है, अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के रेमेडीज़ के बारे में बात की गई है, और स्पेसिफिक कोर्ट्स जो कि सिर्फ ह्यूमन राइट्स के लिए होंगे, यानी कि ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स, उनके लिए भी यहाँ पे जो है यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, मेनली है इसका प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब इसके बाद है डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्टेब्लिश अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 एंड डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया। मतलब बेसिकली स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का पावर यहाँ पे क्या क्या होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन होते क्या है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ होते हैं जिनका काम होता है ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग काम करना, लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में बताना, उनको ये बताना कि उनके क्या यहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं, और वो ह्यूमन राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो वो किस तरीके से उसके बारे में रेमेडी वगैरह ले सकते हैं, ये सारी बातें उनको यहाँ पर बताई जाती है। और अगर कहीं पे भी किसी का ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो उसके हिसाब से उसको रेमेडीज़ वगैरह दिलाने का भी काम यहाँ पे किया जाता है। अब सबसे पहले अगर बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, तो ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसका अगर पावर एंड फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कैन इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और नेग्लिजेंस इन द प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेशन बाय पब्लिक सर्वेंट आइदर सू, मतलब बेसिकली ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग अगर कोई वायलेशन होता है तो उसके हिसाब से किसी कंप्लेन को एंटरटेन करना एंड कंप्लेन को एंटरटेन करके उसके तहत इन्वेस्टिगेशन करना, ये काम वो यहाँ पे कर सकता है। Now NHRC can interfere in any judicial process involving any allegation of human rights violation। और यहाँ पे ये भी है कि अगर मान के चलो कहीं पे कोई जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, कोई आदमी है जिसके अगेंस्ट में कोई लीगल प्रोसीडिंग यहाँ पे कैरी आउट की जा रही है, तो अब उस केस में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये चांसेस है कि ये जो उसका जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो अच्छा खासा वो वहाँ पे हो जाए। सो बिकॉज ऑफ दिस जुडिशियल प्रोसेस में भी ये लोग इंटरफियर कर सकते हैं।
ठीक है। फिर अगर अथॉरिटी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो इट हैज़ द अथॉरिटी टू विजिट एनी प्रिजन और इंस्टीट्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऑब्जर्व द लिविंग कंडीशंस ऑफ इनमेट्स। इट कैन ऑल्सो मेक रिकमेंडेशन टू द अथॉरिटीज बेस्ड ऑन इट्स ऑब्जर्वेशन। मतलब जेल में जा करके जो लोग जेल में अपना सज़ा काट रहे हैं वो किस सिचुएशन में रह रहे हैं, वो कौन से हालत में रह रहे हैं, इसको देखने का भी काम जो ये हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो यहाँ पे वो उसको ये काम वो कर सकता है। फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन एग्जामिन द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर प्यूनिटिव मेजर्स। ऑल्दो ये बहुत सारे लॉज को नहीं मिलता है, बट अगर संविधान को भी यहाँ पे अगर उसको बेसिकली अगर एग्जामाइन करने की बात की जाए तो वो भी NHRC कर सकता है। एग्जामिन द कॉजेज दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एंड रिकमेंडेशन फॉर प्रॉपर रेमेडीज। मतलब ये देखना कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर कहीं हो भी रहा है तो किन कारणों से हो रहा है वो भी यहाँ पे बताया गया है। नाउ study human rights treaties and other international instruments and make suggestions for their effective implementation। जो भी इंटरनेशनल यहाँ पे ट्रीटीज़ वगैरह हैं उनके तहत क्या क्या ह्यूमन राइट्स होना चाहिए और क्या क्या ह्यूमन राइट्स इंडिया में है, इनका इवैल्यूएशन। फिर इसके साथ ये देखना कि वो जो ह्यूमन राइट्स जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हैं वो क्या हमारे देश में हैं कि नहीं हैं, अगर नहीं है तो उनको लाया जा सकता है तो फिर कैसे कैसे तरीक़ों से उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये भी यहाँ पे वो कर सकता है। ठीक है। द कमिटी अंडरटेक्स एंड प्रमोट्स रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को अगर यहाँ पे हमें ये करना है, अगर उसको मतलब और बढ़ाना है, ह्यूमन राइट्स का अगर प्रोटेक्शन करना हो या फिर ह्यूमन राइट्स का एम्बिट को भी अगर बढ़ाना हो तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई रिसर्च वगैरह भी काम अगर यहाँ पे किया जाना चाहिए तो वो भी ये कर सकता है। नाउ ह्यूमन राइट्स लिटरेसी एंड अवेयरनेस ऑफ द सेफ गार्ड्स अवेलेबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दिस राइट्स आर प्रमोटेड बाय NHRC। मतलब बेसिकली ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों को जागरूक करना, उनको बताना कि उनके ह्यूमन राइट्स यहाँ पे क्या क्या हैं, ये भी वो यहाँ पे कर सकता है। एनकरेज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट वर्क इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब NGOs वगैरह जो लोग काम करते हैं तो उनको प्रमोट करना या फिर उनको इस्टेब्लिश करना वो भी ये यहाँ पे कर सकता है। द नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में परफॉर्म, और अगर इसके अलावा और भी कोई फंक्शन अगर उसे ज़रूरी लगता है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है तो वो भी वो यहाँ पे कर सकता है। नाउ सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट provides that NHRC while investigating complaints under this act has all of the powers of a civil court। मतलब बेसिकली CPC के हिसाब से जो पावर्स एक सिविल कोर्ट के पास में दी जाती है वो सारी की सारी पावर्स यहाँ पे भी दी गई है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 द कमीशन इज ऑथराइज्ड टू एम्प्लॉय एनी ऑफिसर इन इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट टू कंडक्ट। और अगर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाने के लिए कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का भी अगर सहारा लेना पड़ा, जैसे CBI है, फिर ED है, इन्वेस्टिगेटिंग डायरेक्टरी है, फिर ये है क्या बोलते हैं क्राइम ब्रांच वगैरह है, तो उनको भी वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती है। एंड द कमीशन इज ओब्लाइज्ड टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट एज वेल एज स्पेशल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट एंड गवर्नमेंट। मतलब बेसिकली जिस भी सरकार के अंदर में ये लोग काम करते हैं उस सरकार को यहाँ पे पीरियोडिक रिटर्न्स देना कि ये काम यहाँ पे हुए हैं और ये काम यहाँ पे बाकी है, ये सारा भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर बात करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में तो इसमें तो कुछ डिफरेंस तो है नहीं, देयर इज़ नो डिफरेंस। बस बात यही है कि जो जुरिस्डिक्शन एरिया है उसी के अंदर में ये लोग काम कर सकते हैं। सेम फंक्शंस बट विद इन द स्टेट जुरिस्डिक्शन। जैसे वेस्ट बंगाल जितना उसका जुरिस्डिक्शन होगा वहीं तक वो यहाँ पे काम कर सकता है। ठीक है। अब अगर बात करते हैं डिस्कस द वर्किंग ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अलॉन्ग विथ पावर्स एज लेड डाउन इन द ह्यूमन राइट्स एक्ट एंड शॉर्ट नोट ऑन वर्किंग ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। मतलब NHRC का काम करने का यहाँ पे क्या तरीका है, तो पावर्स तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे समझा दिया है। अब अगर बात करते हैं इसका काम करने का तरीका का, तो इट इज़ द स्टेट्स primary responsibility not only to protect the human rights of the people from any violation but also the prevention of such violations by providing the requisite means for its realization and further ensuring human development. State discharge such responsibility through its institutions. So at a national level, National Human Rights Commission was established under the Protection of Human Rights Act of 1993 to fulfill this responsibility। मतलब हर एक सरकार का ये काम है कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे,
बट सरकार के लिए जब ये पॉसिबल नहीं हो पाता या फिर सरकार जब नहीं अच्छे से कर पाती है तो एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन को बनाया जाता है। एंड वैसा ही कुछ हमारे देश में 1993 में जब ये एक्ट बनाया गया था तो उसी टाइम पे ये किया गया था कि हम यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसको बनाएंगे, जिससे कि सारे के सारे मतलब ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड यहाँ पे लॉ हो। Now, Section 3 of the Act provides for the composition of National Human Rights Commission. Now, commission अब ये important है. Commission is composed of a chairperson and 4 other members in order to provide representation to the backward and oppressed section of the society. Besides these members, the chairman of the National Commission for Minorities and the National Commission for SCs, the National Commission for STs and the National Commission for Women are given ex officio membership of the commission. यहाँ पे भी रिजर्वेशन, खैर ठीक है। मेनली यहाँ पे मेनली जो है यहाँ पे जो है वो चेयरपर्सन रहता है और उसके साथ साथ 4 मेंबर्स रहते हैं। अब इन 4 मेंबर्स के भी अलावा अगर कहीं पे ज़रूरी पड़ जाता है बैकवर्ड लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तो वो काम भी यहाँ पे किया जा सकता है। मतलब बेसिकली बैकवर्ड लोगों को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए भी कुछ इसमें ज़रूरी है तो वो भी यहाँ पे उसके लिए भी अलग से कुछ मेंबर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब हाँ। Now, Commission is empowered to exercise the powers of civil court in respect of summoning and enforcing attendance of witnesses, their examination on oath, discovery and production of documents, receiving evidence on affidavit. The Commission, for the purpose of conducting any investigation pertaining to inquire, can utilize the services of any officer or investigating agency of the central government or any state. मतलब बेसिकली इसके पास सिविल कोर्ट का यहाँ पे पूरा का पूरा पावर है और ये पावर को इस्तेमाल करते हुए जो भी काम एक सिविल कोर्ट कर सकता है, यानी कि किसी से को ये देना, किसी को नोटिस भेजना, किसी से कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना, किसी से ओथ लेना, किसी को समन करना, ये सारे के सारे पावर्स इसके पास भी यहाँ पे हैं। और अगर इसको और भी किसी मतलब कोई भी काम करने के लिए अगर इसे कुछ और भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है तो उसके लिए भी वो किसी और मतलब कोई एजेंसी को भी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी वो यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है जो कि इसके काम को यहाँ पे और आगे बढ़ा सके। ठीक है, it has provided many recommendations on various matters such as health, education, jail reforms, police encounters, police public relations, guidelines on arrest, food security bill, violence against women etc. from time to time। मतलब अलग अलग चीज़ों पे बात इसने की है। जेल में जो लोग रहते हैं, फिर जो एनकाउंटर्स का जो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कि एनकाउंटर्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनके भी बारे में मतलब अलग अलग उसके ऊपर में जो है इसने ये अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पे रिफॉर्म दिया हुआ है। कमीशन हैज़ गिवन रिकमेंडेशन ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, लेप्रेसी एंड मेंटल हेल्थ। कमीशन हैज़ रेंडर्ड अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन वेरियस इंस्टेंसेज ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। इट टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस एंड टुक कॉग्निजेंस ऑन द कंप्लेंट्स फाइल्ड बिफोर। मतलब अब देखो मेनली उसका जो अगर हम यहाँ पे वर्किंग के बारे में बात करें तो वही उसका जो वर्किंग है कि उसको सबसे पहले अथॉरिटी मिली हुई है ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत। फिर उसको काम करने के लिए वहाँ पे 4 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं जिसमें से एक चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स होते हैं। इनके अलावा अगर बैकवर्ड क्लासेस को का अगर कोई है तो वहाँ पे उसको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। एंड इसके पास सिविल कोर्ट का सारा पावर्स होता है। एंड अगर इसे कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको भी यहाँ पे इस्तेमाल ये कर सकता है। ठीक है, एंड इसने इन्हीं पावर्स को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है ये किया हुआ है। मतलब बेसिकली अलग अलग मैटर्स पे इसने जो है कुछ ये दिए हुए हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग मैटर्स पे जो है इसने एडवाइस या फिर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं। एंड उसी के हिसाब से मतलब बेसिकली अच्छा खासा काम जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यहाँ पे किया हुआ है। नाउ इन गुजरात कम्युनल राइट्स केस द कमीशन टुक सुओ मोटो एक्शन ऑन कम्युनल राइट्स took place in Gujarat in early 2002 based on media reports. The commission also received an email communication requesting the commission to intervene. A team of commission had visited Gujarat in March 2002 and prepared a confidential report. मतलब बेसिकली गोधरा कांड जो हुआ था, गोधरा कांड में भी इस कमीशन ने वहाँ पे
ये मतलब बेसिकली वहाँ पे भी इसने अपना काम किया था. सो अ टीम ऑफ द कमीशन हैड विजिटेड गुजरात इन मार्च 2002 एंड प्रिपेयर्ड अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट विच वॉज लेटर पब्लिश्ड. द कमीशन ऑब्जर्व्ड दैट द स्टेट हैज फेल्ड टू डिस्चार्ज इट्स प्राइमरी एंड इनएस्केपेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ ऑल दोज हु कंस्टिट्यूटेड. मतलब बेसिकली जो 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था उसमें भी इसने यहाँ पे काम किया था. 2023 में अगर वेस्ट बंगाल में आ जाता तो वो भी बढ़िया रहता है. आई मीन बॉन्डेड लेबर्स वर्किंग इन चावना स्टोन माइंस डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर मध्य प्रदेश. बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फाइल्ड अ कंप्लेंट दैट 400 bonded laborers had been working in Chawna stone mines in district Gwalior and they were not paid their wages. Besides, they were tortured and harassed. Commission asked government to direct Labour Commissioner MP to ensure the inspection of those establishments and strict enforcement of all labor laws. Persons were released and sent to other districts as per their wishes. मतलब बेसिकली 400 लोगों को यहाँ पे बंधुआ मजदूर का यहाँ पे काम करवाया जा रहा था. उनका मन नहीं था बट फिर भी उनसे जो है वो यहाँ पे काम करवाया जा रहा था. कम पैसे दे करके जो है उनसे यहाँ पे काम हो रहा था. तो यहाँ पे भी उसने कुछ ये किया हुआ था. ठीक है. नाउ डिस्कस द एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया विद रेफरेंस टू सूटेबल जुडिशियल डिसीजन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया. मतलब बेसिकली ह्यूमन राइट्स इंडिया में कैसे एनफोर्स होते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है. ठीक है. इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स इज द प्रोटेक्शन ऑफ द बेसिक राइट्स ऑफ द पीपल. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन ड्यू कंसिडरेशन टू द रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस दीज राइट्स ऑफ द पीपल एंड शोज डीप कंसर्न टुवर्ड्स देम. मतलब भारत में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा खासा जो है यहाँ पे काम हुआ है. ठीक है. Now, the Universal Declaration of Human Rights contains civil, political, economic, social, and cultural rights. Constitution guarantees most of the human rights contained in Universal Declaration of Human Rights. मतलब UDHR एंड और भी जितने भी इंटरनेशनल ये हैं लॉज वगैरह हैं उनमें जो ह्यूमन राइट्स को बारे में बताया गया है मोस्टली उनमें से सारे के सारे ह्यूमन राइट्स को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. जो पार्ट 3 है वहाँ पे मेनली अगर हम लोग बात करते हैं तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड जो पार्ट 4 है उसमें सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में यहाँ पे बात किया गया है. एंड क्योंकि सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही बेसिस पे सारे लॉज बनते हैं तो बेसिकली हर एक लॉ इंडिया में कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है. तो ये तो संविधान की बात थी. Now the philosophy and objective of the Constitution of India is enshrined in the preamble which include the protection of the dignity of an individual. For the fulfillment of this objective, part 3 of the Constitution guarantees fundamental rights to people which are essential for the development of an individual personality. These rights include right to equality, right to freedom, right against exploitation. मतलब बेसिकली यहाँ पे वही बात फिर से बताई गई है कि संविधान में खुद पार्ट 3 में जो है वो फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है वो यहाँ पे स्टेटेड हैं. तो ये संविधान की तरह से हो गया. अब अगर स्टैट्यूट के तरीके से हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्टैट्यूट का जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 जो है वो स्पेसिफिकली एक स्पेसिफाइड स्टैट्यूट या फिर एक स्पेसिफाइड लॉ है जो कि यहाँ पे भारत देश में ह्यूमन राइट्स को गवर्न एंड प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पे करता है. ठीक है. तो ये एक स्टैट्यूट है जो कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग बनाया गया है एंड इसी के तहत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जिनके अलग अलग यहाँ पे पावर्स हैं. स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया ताकि जो यहाँ पे स्टेट है उसके हिसाब से यहाँ पे काम हो सके. ठीक है. तो ये इसका था मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट के हिसाब से. अब अगर बात करते हैं केस लॉज के हिसाब से तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ये तो हम जानते ही हैं कि भनवाड़ी देवी का जो केस था कि भनवाड़ी देवी ने एक चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश की थी बट चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश में उनका ही वहाँ पे 5 लोगों के द्वारा गैंग रेप हुआ था एंड उसके बाद जब उन लोगों ने मतलब उनके खिलाफ उन्होंने यहाँ पे केस किया तो जो कोर्ट था उसने उन लोगों को ही एक्विट कर दिया. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो है भनवाड़ी देवी के पास अब और कुछ बचा नहीं था. तो विशाखा नाम का एक ये था एक NGO था जिसने कि और भी NGOs के साथ या फिर और भी लोगों के साथ मिल करके सुप्रीम कोर्ट में इस मतलब इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे एक PIL दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे
एक गाइडलाइंस या फिर जो भी अपना डिसीज़न दिया उसमें बेसिकली जो ये है क्या बोलते हैं, बेसिकली जो, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे गाइडलाइंस बना दिए जिनको कि आज भी हम लोग विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का पहला केस लॉ जो कि ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये करता है, सपोर्ट करता है, वो यही है। फिर श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये क्या हुआ था कि 2012 में शायद यहाँ पे कहीं पे ये हुआ था कि मुंबई को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। हाँ, बाला साहब ठाकरे जो थे उनका जब मौत हुआ था तो उस टाइम पे शिवसेना ने, मतलब बेसिकली उस टाइम पे शिवसेना और बीजेपी दोनों मिल करके सरकार यहाँ पे चलाते थे मुंबई में। तो उन लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि बाला साहब ठाकरे की, मतलब जब उनकी मौत हो गई तो उनको एज अ ट्रिब्यूट उन्होंने एक दिन के लिए पूरे मुंबई को लॉकडाउन कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था इन द सिंपल वे, ताकि बाला साहब ठाकरे जैसे कितने बड़े आदमी का जो शोक में उन लोगों ने ये काम किया था। अब ये जो श्रेया सिंघल थी इसको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा एंड इसने क्या किया कि मतलब बेसिकली एक ऑब्जेक्शनल चीज़ वो वहाँ पे बता दी। मतलब इसने फेसबुक पे कुछ वैसा यहाँ पे पोस्ट किया था कि इसने मतलब कुछ खराब बात उसने, ये जो श्रेया सिंघल थी इसने वहाँ पे कुछ ऐसा किया था। अब बाद में इनको जो है ये अरेस्ट कर लिया गया। ये कहा गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट के हिसाब से ये जो है ये मतलब ये ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में लिखा हुआ था कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल भेजता है तो वो यहाँ पे उसको यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये ठीक नहीं है क्योंकि इनका ये जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, मतलब फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है ये उसको यहाँ पे वायलेट करता है। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 66A इज वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर मस्ट बी डिक्लेयर्ड वॉइड। मतलब सेक्शन 66A था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का एंड ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, तो इसको जो है यहाँ पे पूरे तरीके से जो है वो ख़त्म कर दिया गया। फिर जो है यहाँ पे केशव नंदा भारती का ये केस तो लॉस तो शायद ही कोई जानता होगा, शायद ही कोई नहीं जानता होगा। द वेरी फेमस केस ऑफ 1973 was decided by the largest bench in the history of India, which was 13 judges bench. The petitioner was the founder of Ednir Mutt, situated in Kerala, and he challenged the Kerala's government attempt to impose restrictions on the management of its property. मतलब मंदिरों के ऊपर में जो केरला की सरकार थी उसने जो ये अपना अधिकार दिखाया था, वो इन्होंने ये कहा कि ये जो फ्रीडम मतलब रिलीजियन के रिगार्डिंग जो फ्रीडम होता है वो यहाँ पे ठीक नहीं है। तो through this case India was gifted the doctrine of basic structure. The court held that the doctrine of basic structure cannot be violated, and accordingly the court outlined that the power to amend the basic structure is very limited. It is to be noted that this case overruled the Golaknath case, and the court specifically said that only because the parliament has the power under article 368 of the constitution it cannot rewrite the whole constitution taking into view its power. मतलब बेसिकली मंदिर को इनको मैनेज नहीं यहाँ पे किए, मतलब इनके पास ये पावर नहीं था कि ये अपने मंदिर को मैनेज कर सके। ठीक है, ये एक पंडित थे, क्या नाम है, इदनीर मठ। ठीक है, इदनीर मठ के ये पंडित थे और वहाँ पे ये कहा गया था कि ये जो मठ है इसका सारा कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ केरला के पास यहाँ पे रहेगा। अब वहाँ की सरकार ने ऐसा कुछ कहा। अब जब इन्होंने उसके खिलाफ यहाँ पे केस किया तो उन लोगों ने क्या किया कि संविधान में ही जो है इसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट कर दिया और फिर ये कहा कि नहीं, ये तो लॉ में लिखा हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि संविधान को आप किसी के ह्यूमन राइट को छीनने के लिए या फिर बेसिकली अगर बात किया जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर को टैम्पर करने के लिए किसी भी तरीके से जो है उसको ये नहीं यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, ये जो के बासु ए के जोहरी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो केस था, दिस केस इज इनफेमस एज डी के बासु केस। में डी के बासु का ये केस था एज इज वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस दैट प्राइमा फेसी डील्स विद कस्टोडियल डेथ्स बट रिलेट्स टू ह्यूमन राइट्स इन टर्म्स ऑफ द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। डी के बासु was the executive chairman of Legal Aid Service of West Bengal. He wrote a letter to the Supreme Court of India mentioning an incident of death in police custody and lockups. He requested the letter to be treated as a writ petition under PIL.
अपॉन द सेम बीइंग एक्सेप्टेड मिस्टर ए के जौहरी रोट अनदर letter to the Chief Justice of the Supreme Court mentioning a man named Mahesh Bihari who died in police custody. This Supreme Court held that prisoners should never be deprived of their fundamental rights guaranteed to every person under Article 21 and only reasonable restrictions could be imposed on such rights without infringing them together. मतलब बेसिकली डीके बासु ने ये कहा कि वेस्ट बंगाल के अंदर में जो जेल वगैरह हैं उन जेल्स में जो कैदी हैं उनके साथ जानवरों के जैसा यहाँ पे बर्ताव होता है। बहुत सारे कैदियों को जेल में ही मार दिया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने यहाँ पे एक PIL दाखिल की और ये जो PIL में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दे दिया जिसके तहत ये ठीक नहीं है। तो अगर हम ऐसे देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर ये जो स्टैट्यूट हो गया एंड इसके साथ साथ जो केस लॉज वगैरह हो गए, ये सारे के सारे पूरे तरीके से ह्यूमन राइट्स का जो डेवलपमेंट है उसको इंडिया में सपोर्ट करते हैं। नाउ ह्यूमन राइट्स मीन्स राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्बॉडीड इन इंटरनेशनल कोवेनेंट्स एंड एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया, क्रिटिकली डिस्कस। ये तो खैर वही वाला सेम आंसर यहाँ पे हो गया है कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स मीन्स राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे देश में है, मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया। एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स, सभी के सभी इंटरनेशनल लॉज में ये हैं। एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया, जैसा कि हमने अभी इन सारे केस लॉज में यहाँ पे देखा हुआ है। तो ये आंसर यहाँ पे दोबारा से देने की ज़रूरत नहीं थी, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर बात करें स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, और बेसिकली अगर हम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो इसका कोई अलग से कुछ खास यहाँ पे जो है वो पावर वगैरह नहीं है। अगर जरूरत पड़ता है तो दिया जा सकता है, बट मैक्सिमम जो इसका पावर है वो NHRC के ही हिसाब से है, कुछ यहाँ पे अलग नहीं है। बट सिर्फ इसका जो जुरिस्डिक्शनल एरिया है वो यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाता है। अब इसके बारे में जो इस्टेब्लिशमेंट की जो बात की गई है वो इसी एक्ट में की गई है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश अ बॉडी नोन एज द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ दैट स्टेट। मतलब सेक्शन 21 के हिसाब से जो स्टेट कमीशन है वो इस्टेब्लिश हो सकता है। अब अगर यहाँ पे कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो है एक चेयरपर्सन रहेगा जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस और जज ऑफ अ हाई कोर्ट, मतलब या तो हाई कोर्ट का जज या तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, जो कि अभी रिटायर्ड नहीं हुआ है, जो कि पहले रह चुका है, वो रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे 2 और मेंबर्स रहेंगे जिसमें से अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट विथ एटलीस्ट 7 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, अ पर्सन हुआ, मतलब बेसिकली कोई भी आदमी जो कि 7 साल या उससे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जज का पोजीशन पे रह चुका है वो इन मेंबर्स के यहाँ पे आ सकता है। दिस सेक्शन फर्दर प्रोवाइड्स दैट द सेक्रेटरी शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट कमीशन, और एक सेक्रेटरी भी यहाँ पे रहता है जो कि उस स्टेट कमीशन का जो CEO होता है वही यहाँ पे रहता है। अब अगर अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने तरीके से जो है यहाँ पे इसको ये करता है। सेक्शन 22 प्रोवाइड्स दैट द गवर्नर शैल अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट कमीशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर, द स्पीकर, द मिनिस्टर इन चार्ज एटसेट्रा। अ सिटिंग हाई कोर्ट जज और अ डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस कंसर्न। मतलब बेसिकली जो यहाँ पे गवर्नर वगैरह है, जो गवर्नर होते हैं वही स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके इनमें जो चेयरपर्सन और मेंबर्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं कि वो कितने साल के लिए वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं तो 3 साल या फिर 70 साल की एज जो भी पहले आ जाए, और वो रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई आदमी यहाँ पे 68 ईयर्स के एज में वो अगर आता है तो फिर उसके लिए सिर्फ 2 साल वो और काम कर सकता है, क्योंकि 70 साल वहाँ पे वो पूरा हो जाएगा। और अगर कोई 65 ईयर्स का है तो वो 3 साल के लिए यहाँ पे काम कर सकता है, क्योंकि उसका 68 ईयर जब पूरा होगा तो भी वो अभी तक 70 जो है वो यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। ठीक है ना सब्जेक्ट। अब इसके बात करते हैं अगर जुरिस्डिक्शन के बारे में, तो द स्टेट कमीशन इज ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स रिलेटिंग टू स्टेट लिस्ट एंड
कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में जो सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं उन्हीं से रिलेटेड अगर कहीं पे कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो उसी के ऊपर में जो है ये काम कर सकता है। ठीक है, अब ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इज देयर एनी लिमिटेशन लेड डाउन इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन द पावर ऑफ द कमीशन रिलेटिंग टू इट्स इंक्वायरीज? तो देखते हैं। Section 19 deals with the special provisions when the members of the armed forces violate the human rights. As regards the complaints of violation of human rights by the armed forces of the Union, the Commission is not empowered to make an inquiry or investigation in the matter directly. Instead, it may seek a report from the central government on its own motion or on the complaint filed by a party. It may then make its recommendation to the central government. The government is required to inform the Commission ordinarily within 3 months of action taken on its recommendation. There may be some justification to follow a different procedure and to bar on inquiry or investigation against the armed forces on the ground of national security when these forces are engaged in defending the country against foreign aggression. But there is no justification to take them out of the normal jurisdiction of the Commission when these forces are deployed to do policing, which is not unusual in this country. Now, the Act does not specifically confer upon the Commission a jurisdiction to inquire or investigate human rights violation by organized groups or private parties in the society. The focus of the Act is violation of the human rights by the public servants. Certain organized groups such as terrorist, religion fundamentalist, caste and communal groups are now perceived as the greatest threat to human being. मतलब बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत अगर एक लिमिट लगाने की बात करते हैं तो वो जो यहाँ पे लिमिट है वो मतलब बेसिकली ये जो लिमिट है वो लिमिट 2 जगहों पे है। पहला बात, अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस यानी कि अगर इंडियन आर्मी हो गया, BSF वगैरह हो गया, अगर इनके ऊपर में कभी कोई ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग कोई इल्ज़ाम वगैरह अगर लगता है, अगर मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, स्टेट की नहीं, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस होते हैं जो कि बंदूक लेकर के चलते हैं, अगर इनके ऊपर में कभी भी ह्यूमन राइट्स का अगर कोई ये लगता है तो उस केस में सुओ मोटो एक्शन लेने का जो यहाँ पे पावर है वो इस एक्ट के तहत उस कमीशन को यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये पहला बात है। अगर उसको लेना भी है तो उसको या तो कोई आदमी उनको यहाँ पे जो है वो कंप्लेन करता है वो उसके ऊपर में ले सकते हैं, या फिर उनको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन देना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद जो है यहाँ पे रिप्लाई करेगी एंड फिर वो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमारे आर्म फोर्सेस होते हैं, इंडियन आर्मी हो गया या फिर अगर बात करते हैं BSF वगैरह हो गई, तो ये जितने भी ये हैं क्या बोलते हैं, ये सारे जो फोर्सेस हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी होता है कि ये लोग गोली बंदूक का इस्तेमाल करें देश की सुरक्षा के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न अगर इनके ऊपर में ह्यूमन राइट्स का कोई वायलेशन का यहाँ पे अगर लगाया जाता है तो फिर वो ठीक नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि और एक बात है वो ये है कि ये जो एक्ट है ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट बॉडीज़ या फिर जो पब्लिक बॉडीज़ हैं उन्हीं के ऊपर में इसका जो है वो जोर चलता है। कोई अगर प्राइवेट बॉडी यहाँ पे कुछ अगर यहाँ पे कर देती है तो फिर वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद फंक्शंस ऑफ वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो क्या ही यहाँ पे डिफरेंस होगा, सारे की सारी बातें वही जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, वही सारी बातें हैं जो कि कुछ खास यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। अब अगर बात करते हैं ह्यूमन राइट्स कोर्ट के बारे में, तो ये जो ह्यूमन राइट्स के जो कोर्ट वगैरह होते हैं, ये जो कोर्ट है ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स के मैटर को डील करने के लिए एक स्पेसिफिक कोर्ट को यहाँ पे बनाया जाता है और ये कोर्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के जो ये हैं काम है उनको देखती है। So Chapter 6 of the Act comprises Section 30 and 31 makes the provisions relating to the creation of human rights court in each district.
Section 30 of the Act authorizes the state governments, with the consent of the Chief Justice of the High Court, to establish the Human Rights Court by notification specifying for each district a court of sessions to be a human rights court। मतलब बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ यहाँ पे बात करके ह्यूमन राइट्स कोर्ट को जो है वो नोटिफिकेशन के द्वारा इस्टेब्लिश कर सकती है, लेकिन ये जो रहेगा ये सिर्फ एक सेशंस कोर्ट के हिसाब का कोर्ट होगा। मतलब बेसिकली जो भी ह्यूमन राइट्स कोर्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा वो एक सेशंस कोर्ट या फिर कहे तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो क्रिमिनल कोर्ट होता है वो रहेगा। नाउ इन लाइन विद सेक्शन 31 ऑफ द एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडवोकेट हु हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 7 years फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग मैटर्स इन ह्यूमन राइट्स कोर्ट। मतलब जो सरकारी वकील होता है उसको भी यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि एक एडवोकेट है, मतलब जो कि 7 साल या उससे ज़्यादा के लिए जो एडवोकेट का काम कर चुका है उसको यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है। और सच अ पर्सन वुड बी नोन एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब सरकारी वकील की यहाँ पे बात की जा रही है। इट इज़ हाउएवर टू बी नोटेड दैट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, मतलब लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाना ही पड़ेगा ऐसा यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और एक स्पीडी ट्रायल देने के लिए मतलब बेसिकली ये जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं इनका जो मेन रीज़न है वो होता ही ऐसा है कि ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग अगर कोई केस वगैरह है तो नॉर्मल कोर्ट उसको लेना नहीं चाहती, और अगर ले भी लेती है तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर में जो है यहाँ पे प्रेशर रहता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं वर्किंग ऑफ द वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो खैर इसमें भी कुछ यहाँ पे जो है वो कुछ डिफरेंस तो है नहीं। सीपीसी के जैसा जो है यहाँ पे सारा का सारा पावर्स उसके पास भी है। द कमीशन हैज़ पावर टू रिक्वायर एनी पर्सन सब्जेक्ट टू एनी प्रिविलेज विच मे बी क्लेम्ड बाय दैट पर्सन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड टू फर्निश इन्फॉर्मेशन। मतलब सारी की सारी बातें जो है वो इसी के ऊपर में यहाँ पे अप्लाई होती है, ठीक है। अब वो इंक्वायरी वगैरह यहाँ पे कर सकता है, कुछ खास यहाँ पे इसके लिए रिगार्डिंग है नहीं, क्योंकि ये सब उतना ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड बाय, मतलब ये इस साल में इसको बनाया गया था। द NHRC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, अच्छा ये तो खैर ये हो गया। इसका ये यहाँ पे हमें यहाँ पे जानना है कि इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है। तो एक चेयरपर्सन यहाँ पे रहेगा और 4 और अलग मेंबर्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अब उनकी बात करते हैं। जो यहाँ पे चेयरपर्सन रहेगा वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा या तो सुप्रीम कोर्ट का जज, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे है तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। जैसे स्टेट के केस में था कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर हाई कोर्ट का जज, यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो कि इंडिया का चीफ जस्टिस है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज। फिर एक मेंबर यहाँ पे रहेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे 1 member who is or has been a judge of the Supreme Court of India and 1 member who is or has been the Chief Justice of a High Court। मतलब एक जो मेंबर रहेगा उसमें से एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा और एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेगा। 3 members out of which at least 1 shall be a woman to be appointed from amongst persons having, मतलब बेसिकली, और इसके अलावा जो है 3 और मेंबर्स यहाँ पे रहेंगे जिसमें से एक औरत ज़रूर से वहाँ पे रहनी चाहिए। और अगर कोई बैकवर्ड क्लास या फिर किसी स्पेशल क्लास के लिए हमें किसी दूसरे तरीके के भी मेंबर्स को अगर यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ता है तो वो भी यहाँ पे अलाउड है, ठीक है। एंड द सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड। हाँ, और अगर कोई ऐसा आदमी है, मतलब जैसे बहुत सारे जजेस होते हैं जिनका भी कोई केस चल रहा होता है, ठीक है, मैं अभी इसी केस में बिजी हूँ, तो अगर उनको अपॉइंट करना है तो फिर उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यहाँ पे बात करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे चेयरमैन और मेंबर्स, तो ये सब तो खैर यहाँ पे ये है, मतलब ये जीके का क्वेश्चन है तो ये यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगर हम बात यहाँ पे करें तो इस चैप्टर से और कुछ करने का यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ये जो पहला क्वेश्चन है, अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो नीचे में यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके मतलब इसके रिगार्डिंग अगर कोई अलग से वीडियो की ज़रूरत पड़ती है तो वो मैं यहाँ पे
बना सकता हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मतलब आने का भी चांसेस थोड़ा बहुत है। एंड अगर बात करते हैं इसको करने का, तो ये पहली बात यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एंड ऐसा भी नहीं है कि इसको अगर नहीं यहाँ पे किया जाए तो हम लोग फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चंस बाकी चैप्टर्स, मतलब जो भी इसको छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चंस को अगर यहाँ पे किया जाए तो आराम से अच्छा खासा मार्क्स जो है वो स्कोर यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, ओके। सो मिलते हैं एक लास्ट चैप्टर में, जो कि है ह्यूमन राइट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।